लेकिन मेरा कहना ये है कि जो लोग इसको रियल नहीं मानते ना, आप इसको पढ़ो एक बार, ठीक है, और जो इसमें फैक्ट्स और एविडेंसेस दिए हुए हैं उसको वेरीफाई करने की कोशिश करो, आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि अब देखो, और इनफैक्ट जो इसको रियल भी मानते हैं ना, वो रियल क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी आस्था जुड़ी हुई है भगवान राम से, ठीक, तो उस आस्था के आधार पर वो उसको रियल मानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप अगर इसको रियल मानते तब भी और इसको फिक्शनल मानते हो तब भी आप इसको एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है, और इसमें जो एविडेंसेस दिए हुए हैं उसको वेरीफाई करने की कोशिश करो आज के हिसाब से, जो जो चीज़ें अब आज अवेलेबल हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि इसके अंदर, जैसे वो किष्किंधा कांड के अंदर सुग्रीव जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, जब भगवान राम माता सीता की खोज के लिए सुग्रीव से मदद मांगते हैं, तो सुग्रीव अपनी सेना की 4 टुकड़े बनाते हैं, ठीक है, और उनको चारों दिशाओं में भेजते हैं और वो पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं चारों दिशाओं का। तो अब आप जो ये मैप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन है, इन एरियाज को सुग्रीव डिस्क्राइब करते हैं अपनी सेना की टुकड़ी। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो बीच वाला जो पोर्शन ये अटलांटिक ओशन का है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। तो सुग्रीव पूरी धरती के जो चारों दिशाओं के जो एरियाज हैं उनको तो डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अटलांटिक ओशन का जो एरिया है उसको डिस्क्राइब नहीं करते। क्यों? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और इसमें जो सुग्रीव डिस्क्रिप्शन देते हैं अलग अलग जगहों का, उनमें से ज़्यादातर जगहों को आप आज भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो उसका रीज़न क्या है कि अब जो ये पूरी स्टोरी है रामायण की, ये आज से करीब देखो, जो एस्ट्रोनॉमिकल डाटा अवेलेबल है वाल्मीकि रामायण के अंदर, उसके बेसिस पे जो लोगों ने रिसर्च की, उस रिसर्च के बेसिस पे जो डेट, जो ईयर निकल करके आता है राम रावण युद्ध का, वो है 12,209 BC। राम जन्म की जो ईयर है वो निकल करके आती है 12,240 BC, और राम रावण युद्ध की जो ईयर है वो है 12,209 BC। तो यानी कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आज से करीब 14,000 साल पहले का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इस 14,000 साल में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है बहुत बहुत चेंज हुई होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ओशनोग्राफिक स्टडीज़ अगर आप देखो तो उसके अंदर जो वाटर लेवल है ओशंस का, वो 14,000 साल पहले के कंपैरिजन में आज 120 से 140 मीटर ज़्यादा है। यानी कि उस समय जो जगह जो बाहर पानी के बाहर थी, वो काफ़ी जगह ऐसी हैं जो कि अब पानी के अंदर, समुद्र के अंदर सबमर्ज्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिंग स्ट्रेट। अब जब हम मैप देखते हैं वर्ल्ड मैप, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो रशिया का ईस्टर्न पार्ट है वो, और जो नॉर्थ अमेरिका का अलास्का वाला पार्ट है वो अलग अलग है। उसके बीच में वो एक पैसेज है पानी का जिसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। लेकिन उसकी डेप्थ कितनी है? उसकी डेप्थ 90 मीटर्स है, ठीक। और जो ओशनोग्राफिक स्टडीज़ हैं वो बताती हैं 120 से 140 मीटर पानी का लेवल पहले कम था। तो इसका मतलब है कि जो बेरिंग स्ट्रेट वाला पार्ट है वो आज से 14,000 साल पहले वो ओशन लेवल से 30 से 50 मीटर ऊपर था। तो इसलिए इसमें बहुत सारी ऐसी जगहों का डिस्क्रिप्शन मिलेगा जिसको कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो उसका रीज़न यही है कि ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो इन 14,000 सालों में घटित हुए होंगे, उसकी वजह से वो जगह पानी में सबमर्ज्ड हो गई या किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई या कुछ भी। लेकिन मोस्टली जगहों को आप आज भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल तो सुग्रीव हैं, वो अपनी सेना की 4 टुकड़ियाँ बनाते हैं 4 डायरेक्शंस में जाने के लिए। तो पहली टुकड़ी जो ईस्ट डायरेक्शन में भेजते हैं वो, उसका लीडर बनाते हैं विनत नामक वानर को। अब देखो, वानर का मतलब यहाँ पर बंदर नहीं है। वानर जो शब्द है वो वन और नर, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। वन का मतलब है जंगल और नर मतलब मनुष्य, ठीक है। तो जंगल में रहने वाले मनुष्य, तो ये, और उनकी पूंछ है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो बंदर ही थे। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो कोई ना कोई ह्यूमनॉइड स्पीसी रही हों जो कि ह्यूमंस के साथ, जो हमारे जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, इनके साथ में कोएग्जिस्ट करती हों। क्योंकि ह्यूमंस की बहुत सारी स्पीसीज़ रही हैं जो कि धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो गई, और अब जो हम मॉडर्न ह्यूमंस होमो सेपियंस बचे हैं वो एक स्पीसी बची हुई है, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि कोई ह्यूमनॉइड स्पीसी थी जो कि उस समय ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करती थी, ठीक है। अच्छा, तो जब वो डिस्क्रिप्शन देते हैं इस डायरेक्शन का, तो वो कहते हैं ब्रह्ममालान विदेहांश्च मालवान कोशिकोसलान मगधांश्च महाग्रामान पुनरास्तव कांस्तथैव च
भूमिम च कोशिकाणाम भूमिम च रजतकराम। तो इसका मतलब क्या है? इसमें जो सुग्रीव हैं वो बहुत सारी एंशंट किंगडम्स के बारे में, एंशंट इंडियन किंगडम्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मगध, अंग, पुंड्रदेश, इनके बारे में बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप मगध, अंग और पुंड्रदेश से होते हुए आप कोशिकारा जाओ। अब जो मगध और अंग है ये प्रेजेंट डे बिहार है, और जो पुंड्रदेश की बात हो रही है ये एंशंट किंगडम ऑफ पुंड्रा है, जो कि जिसमें कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का एरिया आता है। ठीक है, तो सुग्रीव कहते हैं कि आप यहाँ से होते हुए कोशिकारा जाओ। कोशिकारा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है रेशम का कीड़ा। तो सुग्रीव एक ऐसी जगह का डिस्क्रिप्शन देते हैं यहाँ पर जहाँ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और रजत यानी कि चांदी की माइनिंग होती है। अब ऐसी जगह प्रेजेंट डे कहाँ पर है? म्यांमार। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमें फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती रही कि चाइना में जो सिल्क है वो चाइना में डेवलप हुआ 400 BC के आसपास, और ये बाहर की दुनिया को तब तक पता नहीं चला जब तक कि सिल्क रूट चालू नहीं हुआ 138 BC के आसपास। जबकि रियलिटी ये है कि ये जो सिल्क का डिस्क्रिप्शन मिलता है म्यांमार के अंदर, ये 14,000 साल पहले का डिस्क्रिप्शन रामायण के अंदर मिलता है। तो अगर सिल्क डेवलप हुआ तो कहाँ हुआ? वो म्यांमार में हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, एक लोटस सिल्क नाम की वैरायटी होती है जिसमें कि जो सिल्क वर्म है उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। इसको नॉन वायलेंट सिल्क कहा जाता है। तो ये कहाँ डेवलप हुआ? ये भी म्यांमार में डेवलप हुआ। फिर आगे सुग्रीव कहते हैं समुद्रम वगड़ांश पर्वतान पतनानि च मंद्रस्य चय्य कोटिम संशिताः केचिदालयाः। इसका मतलब ये है कि जो सुग्रीव हैं वो मंदराचल पर्वत पर माता सीता की खोज करने के लिए कहते हैं कि मंदराचल पर स्थित जितने भी गांव हैं आप वहां पर जा करके माता सीता की खोज करो। अब बिहार में बौंसी डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ है जिसका नाम है मंदरा। अच्छा, फिर अगर आप फिर आगे ये बात करते हैं कि भी जितने भी पर्वत डूब गए हैं, मतलब कि जो पानी में सबमर्ज्ड हैं, वहाँ पर आप जा करके उनको ढूंढो माता सीता को। तो अगर आप वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की जो कोस्ट लाइन है वो देखोगे तो उस पर आपको मिलेंगे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स क्या हैं? ये एक्चुअली सबमर्ज्ड माउंटेन्स ही तो हैं। तो इन पर भी माता सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव अपनी सेना की टुकड़ी को कहते हैं। फिर आगे सुग्रीव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जब आप ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो आपको किस किस टाइप के लोग देखने को मिलेंगे। तो सुग्रीव कहते हैं कर्ण प्रवणाश्चैव तथा चाप्योष्ट कर्णकाः। मतलब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके कान किसी अलग अलग चीज़ों से ढके हुए हैं और इनके कान बहुत लंबे हैं। चाप्योष्ट कर्णकाः का मतलब है कि उनके कान जो हैं वो उनके होठ के लेवल तक लटके हुए हैं। तो आप अगर ये साउथ ईस्टर्न ट्राइबल जो हैं इनकी फ़ोटोज़ देखोगे तो इनमें आप देखोगे कि वो लोग कानों के अंदर ईयरिंग्स पहनते हैं, भारी भारी टाइप की ईयरिंग्स हैं, और जिसकी वजह से उनके ईयर लोब जो हैं वो लंबे हो जाते हैं, नीचे लटक जाते हैं और कान बहुत लंबे दिखते हैं। फिर आगे वो कहते हैं घोर लोह मुखाश्चैव जवनाश्च कपादकाः। मतलब वो ऐसे लोगों का डिस्क्रिप्शन करते हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन लोहे की तरह डार्क है। तो अगर आप फिर से ये साउथ ईस्टर्न जो ट्राइबल्स हैं इनकी फ़ोटोग्राफ देखोगे तो इनमें आपको लोग दिखेंगे जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है। तो ये सब डिस्क्रिप्शन सुग्रीव अपनी जो टुकड़ी है उसको वो देते हैं कि भाई आप जब आगे बढ़ोगे ईस्ट डायरेक्शन में तो आपको इस टाइप के लोग देखने को मिलेंगे। फिर आगे सुग्रीव कहते हैं अक्षा बलवंतश्च तथैव पुरुषादकाः। मतलब वो बहुत ही बलशाली हैं और नरभक्षी हैं। कोरावई और मोमुना ये कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं साउथ वेस्टर्न पापा इन इंडोनेशिया जो कि दे हैव बीन रिपोर्टेड टू प्रैक्टिस रिचुअल कैनिबलिज्म इवन टिल रिसेंट टाइम्स। फिर आगे वो कहते हैं कीर्तास्तीक्ष्ण चूड़ाश्च हेमाभाः प्रियदर्शनाः। इसका मतलब है कि वो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि तीखे मुकुट पहनते हैं, नुकीले, और जिनका कॉम्प्लेक्शन सोने की तरह है, मतलब येलोइश है। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कंबोडियन खमेर लोगों के बारे में, क्योंकि आप देखोगे ट्रेडिशनली वो तीखे यानी कि पॉइंटेड क्राउन्स पहनते हैं और उनका कॉम्प्लेक्शन आप देखोगे थोड़ा पेल होता है। फिर आगे वो कहते हैं आम मीनाश नाश चापी कीर्ता दीपवासिनः अंतर्जलचरा घोर नरव्याघ्रा इति स्मृताः। इसका मतलब है कि वो द्वीपवासी कच्ची मछली खाने वाले हैं और जिनके शरीर मनुष्य जैसे हैं लेकिन
जो शक्लें हैं वो बाघ जैसी हैं। तो अब यहाँ पर आप कुछ ये फोटोग्राफ्स देखो, ये साउथ ईस्ट एशियन ट्राइबल्स की, जिसमें वो अपने आप को इस तरीके से डेकोरेट करके रखते हैं कि मतलब वो फेस पे कुछ कलर्स वगैरह लगा के रखते हैं और सर पे फेदर्स पहनते हैं, जिससे कि उनकी शक्लें बहुत ज़्यादा डरावनी दिखती हैं। और इसी वजह से सुग्रीव उनको कह रहे हैं नर व्याघ्र। फिर वो ईस्ट डायरेक्शन में और आगे की जगहों का डिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं यत्रमंतो यवद्वीपम सप्तराजोपशोभितम स्वर्णरूपैकम द्वीपम स्वर्णाकर मंडितम। इसका मतलब है, वो कहते हैं कि यवद्वीप, यवद्वीप का मतलब है कि प्रेजेंट डे जावा, और उसके आसपास की 7 किंगडम्स के बारे में वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। यानी कि म्यांमार से मलेशिया के बीच जो ये पूरा लैंड मास है, इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं और इसको वो कहते हैं स्वर्णरूपैकम द्वीपम। और आज भी आप नोट करोगे कि जो कंट्रीज़ म्यांमार से मलेशिया के बीच में पड़ती हैं, इनको हम आज भी स्वर्ण भूमि कहते हैं। और बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम इसीलिए आप देखोगे कि उसका नाम है स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर आगे वो कहते हैं यवद्वीपम ति क्रमय शिशिरो नाम पर्वतः दिवम स्पृशति श्रृंगेण देवदानव सेवितः। मतलब जब आप यवद्वीप यानी कि जो ये जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इस लैंडमास को, ये आइलैंड्स को आप क्रॉस करके लांघ कर आगे बढ़ोगे तो आपको शिशिर नाम का एक पर्वत मिलेगा, और इस पर्वत पर देवदानव वास करते हैं। और ये बहुत ऊंचा है, और इतना ऊंचा है कि देखने पर ऐसा लगता है कि ये जैसे स्वर्ग को स्पर्श कर रहा हो, स्वर्ग लोक को स्पर्श कर रहा हो। अब यहाँ पर ये तो क्लियर नहीं होता कि वो किस एक पर्टिकुलर पर्वत को शिशिर पर्वत कह रहे हैं, लेकिन ये क्लियर है कि इंडोनेशिया में बहुत सारे पर्वत हैं, ठीक है, और जिनकी हाइट 4500 मीटर से ऊपर है, जैसे कि नगपुल्लू, सुमंत्री। तो इस तरीके के कई पर्वत हैं जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और इनमें से ही शायद किसी पहाड़ को वो शिशिर पर्वत कह रहे हैं। फिर आगे का डिस्क्रिप्शन देते हुए वो कहते हैं ततः समुद्र दीपांश सुभिमान दृष्टुम अहर्थम उर्मिमंतम महारौद्रम क्रोशंतम अनिलुद्धितम। मतलब वो एक ऐसी आइलैंड कंट्री का डिस्क्रिप्शन देते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा वेगशाली हवाएं चलती हैं, और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें किनारे से आकर टकराती हैं। इस जगह को वो कहते हैं अनिलुद्धितम। अनिल का मतलब होता है हवा, और उद्धितम का मतलब इंग्लिश में है इम्प्यूडेंट, जिसका मतलब होता है कि जो किसी की परवाह ना करे। तो मतलब वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफ़ान आते हैं। महारौद्रम का मतलब है कि मतलब विनाशकारी तूफ़ान आते हैं वहाँ पर। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मैच करता है प्रेजेंट डे जापान से। जापान एक ऐसी आइलैंड कंट्री है जहाँ पर बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, जहाँ पर सुनामी आती हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स लगातार आते रहते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन अनिल उद्यतम का उन्होंने दिया यहाँ पर, वो मैच करता है प्रेजेंट डे जापान के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पॉलिनेशिया मतलब कि जो ईस्टर्न इंडोनेशिया से और हवाई तक का जो ये पूरा रीजन है, इसमें जो आइलैंड्स हैं, ये इस पूरे रीजन को पॉलिनेशिया कहते हैं। तो पॉलिनेशिया में एक वर्ड बहुत ही प्रचलित है, सिवा। समोन लैंग्वेज के अंदर सिवा का मतलब होता है डांसर्स, विच क्लियरली रिलेट्स टू डांसिंग फॉर्म ऑफ शिवा, दैट इज नटराज। फिर इसके आगे सुग्रीव इस रीजन में पड़ने वाले समुद्र, पहाड़, जंगलों का डिस्क्रिप्शन देते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन देते देते वो पहुंच जाते हैं साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका का जो वर्णन वो देते हैं, उसमें वो कहते हैं तत्र शैल निभाः भीमा मंदेह नाम राक्षसाः शैल श्रृंगेशु लंबनते नाना रूपा भयावाह। वो कहते हैं कि जब आप क्षीर सागर यानी पैसिफिक ओशन को क्रॉस करोगे तो फिर आपको पहाड़ों पर लटके हुए मंदेहा नामक राक्षस मिलेंगे, जो पहाड़ों पर उल्टे लटके रहते हैं, और वो अलग अलग फॉर्म्स में आपको मिलेंगे। तो अब उल्टे लटकने वाला जीव क्या है? बैट। वैसे तो बैट्स की दुनिया भर में जितने भी स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादातर सारे फ्रूबीवोरस यानी कि फ्रूट्स पे दे फीड ऑन फ्रूट्स, लेकिन साउथ अमेरिका ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको वैम्पायर बैट्स मिलेंगे जो कि अपने शिकार का खून चूस लेते हैं। फिर इसके आगे वो कहते हैं ते पतंती जले नित्यम सूर्योदयनम प्रति अभितप्ता स्म सूर्येण लंबनते स्म पुनः पुनः। मतलब जब रोज सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने पर, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ये राक्षस परेशान हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के कारण पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं, और ये फिसल फिसल करके पानी में गिर जाते हैं, लेकिन ये बार बार ऊपर चढ़ते हैं और फिर पहाड़ पर उल्टे लटक जाते हैं।
अब साउथ अमेरिका के इस डिस्क्रिप्शन में एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलता है, जो है कैंडलब्रा ऑफ एंडीज। ये एक बहुत ही फेमस प्री हिस्टोरिक जियोग्लिफ है जो कि पेरू में है, और ये पराकस जो पेनिनसुला है उसके नॉर्दर्न फेस पर बना हुआ है। इसकी डेप्थ है 2 फीट, मतलब इसको पहाड़ पर काट कर बनाया गया है, तो इसकी डेप्थ 2 फीट है और हाइट लगभग 600 फीट के आसपास है। और जब पैसिफिक ओशन से साउथ अमेरिका की तरफ जाएंगे तो समुद्र से इसको 20 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। और इसकी 3 ब्रांचेज हैं और नीचे एक बेस बना हुआ है। तो इसका वर्णन रामायण में कुछ इस तरह से मिलता है। सुग्रीव कहते हैं, त्रिशराः कांचनः केतुस्तालस्य महात्मानः स्थापितः पर्वतस्याग्रे विराजति सवेदिकः। इसका मतलब है पहाड़ के ऊपर उन महात्माओं के ताड़ के चिन्ह से युक्त एक ध्वजा फहराती रहती है जो कि सोने के जैसे रंग की है, जिसकी 3 शिखाएं हैं और नीचे वेदी बनी हुई है। तो अब आप देखो कि यहाँ पर रामायण में कितना सटीक डिस्क्रिप्शन मिलता है इस कैंडलब्रा ऑफ एंडीज का। और एक इंटरेस्टिंग बात और भी ये है कि जितनी भी स्टडीज़ और जितनी भी रिसर्च इस कैंडलब्रा ऑफ एंडीज पे हुई है, उसमें अभी तक ये क्लियरली नहीं पता चल पाया है कि इसको बनाया किन लोगों ने था। लेकिन इसका आंसर भी रामायण में मिलता है, जो कि सुग्रीव आगे वर्णन देते हैं। वो कहते हैं, पूर्वस्याम दिशि निर्माणम कृतम तत् त्रिदशेश्वरः ततः परम हेममयः श्रीमान उदय पर्वतः। इसका मतलब ये है कि इस ताल ध्वजा को पूर्व दिशा के चिन्ह के रूप में, पूर्व दिशा की सीमा के चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया था देवताओं द्वारा। और इसके बाद आता है उदय पर्वत। उदय पर्वत कहा गया है एंडीज माउंटेन को। अब एंडीज माउंटेन को उदय पर्वत किस लिए कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर लास्ट लिमिट बताई गई है ईस्ट डायरेक्शन की, और सूर्योदय होता है ईस्ट डायरेक्शन से। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि उस पहाड़ के पीछे से सूर्योदय होता है, इसलिए एंडीज माउंटेन को उदय पर्वत कहा गया है। इसके बाद सुग्रीव एंडीज माउंटेन के आगे की जो भूमि है ईस्ट डायरेक्शन में, उसका भी डिस्क्रिप्शन देते हैं। और वो कहते हैं, ततः परम गम्या स्याद दिक् पूर्वा त्रिदशावृता रहिता चंद्र सूर्याभ्यम दृश्या तमसा वृता। मतलब वो ये कहते हैं कि इसके आगे की जो भूमि है पूर्व दिशा में, वो अगम्य है, और यहाँ पर तो चंद्र और सूर्य का भी प्रकाश नहीं पहुँचता है, और ये हमेशा अंधकार में डूबी रहती है, और जिसके कारण ये अदृश्य है। अब आप अपनी एटलस उठाकर देखो और उसमें देखो कि एंडीज माउंटेन के आगे ईस्ट डायरेक्शन में क्या है। एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न, जो कि इतने घने हैं कि जिसमें कि जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट भी नीचे ज़मीन तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती है। तो इस तरह से ये ईस्ट डायरेक्शन का डिस्क्रिप्शन पूरा होता है। और फिर इसके बाद सुग्रीव डिस्क्राइब करते हैं इंडिया के साउथ में जो जगह हैं उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं सुग्रीव। और ये जो वर्णन है ये जाता है अंटार्कटिका तक, जो कि मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में।